नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। विश्व भूगोल की सीरीज में आज हम अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की पिछली क्लासों में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, इन पर हमने चर्चा कर ली है। एक बार उनका हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास में नदियां और झीलों पर चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी पहले हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ऊपर की साइड में जो ये भाग है, जिसे मैं ब्लैक लाइन से बना रहा हूं, इस पर्वत का नाम है एटलस पर्वत। यहां पर एक पर्वत पाया जाएगा जिसका नाम है लोमा पर्वत। साउथ अफ्रीका, लेसोता और स्वाजीलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ये जो देश है इसका नाम तंजानिया है, और यहां एक पर्वत पड़ता है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद विषुवत रेखा के ऊपर की साइड में यहां केन्या में माउंट केन्या है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में रुवनजोरी पर्वत है। ये पर्वत है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे पर्वत भी हैं जिनमें माउंट कैमरून जैसे अन्य पर्वत भी आएंगे, लेकिन मेन जो 6 पर्वत है, सबसे ऊंचा किलिमंजारो, दूसरा सबसे ऊंचा माउंट केन्या, तीसरा सबसे ऊंचा रुवनजोरी पर्वत। इसके बाद हम देखते हैं पठार। पठारों में हम देखेंगे, रेड पेन से बना रहा हूं मैं पठारों को। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने पहले लोमा पर्वत पढ़ा था। ये जो पठार है इसे गिन्नी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी पठार में फाउटा जालोन का पठार आएगा और इसी क्षेत्र में लोमा पर्वत आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, लोमा पर्वत और फाउटा जालोन का पठार गिन्नी उच्च भूमि के ही भाग है। नाइजर और नाइजीरिया का जो भाग है, यहां पर जोस का पठार पाया जाता है। ठीक है, फिर हम जाएंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया वाले देश में यहां पर जो पठारी भाग है उसका नाम कतंगा का पठार है। अंगोला में हमें बी का पठार मिलेगा, इसे बी का पठार के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के जो सबसे अंत में जो भाग है या देश है, जिसे साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं हम वृत्तकारु का पठार। और ये जो भाग है जिसमें मैं ये बड़ी सी लाइन बना रहा हूं, इस भाग में जो पठारी क्षेत्र पाया जाता है इसे बोलते हैं पूर्वी अफ्रीकन पठार। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद यहां पर पाया जाता है इथोपिया उच्च भूमि, जिसे अबिसिनियन पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 हमने पठार देखे टोटल अफ्रीका महाद्वीप में। इसके बाद हमने मैदानी क्षेत्रों पर बात की। मैदानी क्षेत्रों को मैं ग्रीन डॉट से बनाऊंगा। ये हमने पढ़ा है, ये जो क्षेत्र है ये सवाना घास के मैदान कहलाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, क्योंकि यहां से जो ये लाइन गुजर रही है ये भूमध्य रेखा है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में जो मैदानी भाग पाया जाता है उसे सवाना घास के मैदान कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, भूमध्य रेखा साउथ अफ्रीका के 7 देशों से, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। साओ टोमे, गैबोन, कांगो, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या और सोमालिया, इन 7 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके बाद हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसमें मैदानी क्षेत्र और पाया जाता है जिसका नाम वेल्ड्स है। ये वेल्ड्स जो मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक क्षेत्र हमने पढ़ा था साहेल क्षेत्र। ये जो क्षेत्र था इसका नाम था साहेल क्षेत्र, जो मैं रेड पेन से बना रहा हूं। ये नाम है साहेल क्षेत्र क्योंकि इसके ऊपर की साइड जाएंगे साहेल क्षेत्र के उत्तर में सहारा मरुस्थल है और साहेल क्षेत्र के दक्षिण में सवाना घास के मैदान। जो ये साहेल क्षेत्र है ना, ये एक बंजर भूमि है, लेकिन फाउटा जालोन के पठार से नाइजर नदी निकलती है और नाइजर नदी के द्वारा जहां डेल्टा बनाया जाता है वहां पर यह क्षेत्र उपजाऊ है। इसके बाद हमने एक तट पढ़ा। यहां हमने एक तट देखा, इस तट का नाम था स्वाहिली तट। यह तट था, रेतीला मैदान था, इसे रेतीला मैदान कहा जाता है। ये चीजें हमने मैदानों में देखी। इसके बाद हम पढ़ने लगे मरुस्थल। मरुस्थल को मैं रेड पेन से बना रहा हूं। ये जो क्षेत्र था यहां पर सहारा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, 11 देशों में फैला है। 7 तो वे देश जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से थे? पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इसके अलावा जहां पर एटलस पर्वत का विस्तार है उसमें से अल्जीरिया आ गया, मोरक्को, ट्यूनीशिया। इसके बाद चाड में और सूडान में, ये 11 देशों में इसका विस्तार है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहां पर कालाहारी मरुस्थल है जिसमें शतुरमुर्ग पाया जाता है, बुशमैन जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र में नामीबिया वाले क्षेत्र में एक तटीय मरुस्थल है जिसका नाम नामीब मरुस्थल है।
ये वाले क्षेत्र आपको याद रखने हैं। कुल मिलाकर ये 3 हमने मरुस्थल पढ़े। इसके बाद हमने नदियां देखी। नदियों में हम देखेंगे कि यहां पर हमने एक झील पढ़ी थी जिसका नाम था विक्टोरिया झील, और यहां एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ताना झील से निकलती है ब्लू नील नदी और विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील नदी। ये दोनों नदियां उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिलती हैं, और इसके आगे जब इस नदी को बोला जाता है तो वो नील नदी के नाम से जानी जाती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। इसमें मिस्र में नसीर झील का यह निर्माण करती है और इसके ऊपर असवान बांध बनाया गया है। ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर फाउटा जालोन का पठार हमने देखा था। इस फाउटा जालोन के पठार से एक नदी निकलती है, नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है उसमें पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को तेल नदी की संज्ञा दी जाती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांगो नदी। कांगो जो नदी है इसका उद्गम कतंगा के पठार से होता है। कतंगा के पठार से इसका उद्गम होगा और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी। याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप की तो दूसरी सबसे लंबी नदी और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की पहली और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो या जायरे नदी, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। कांगो जायरे नदी, उद्गम इसका होता है कतंगा के पठार से। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। हमने पढ़ा है कि भूमध्य रेखा 7 देशों से गुजरती है, साओ टोमे, गैबोन, कांगो, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इन 7 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। जैसे ये भूमध्य रेखा गुजर रही है, यहां नीचे की तरफ कतंगा का पठार है, यहां से निकलेगी कांगो या जायरे नदी और ये भूमध्य रेखा को 2 बार ऐसे पार करते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ये जो नदी है ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की तो दूसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका महाद्वीप की फर्स्ट नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। लंबाई की दृष्टि से यह नदी सेकंड सबसे लंबी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की। यह आपको इसमें याद रखना है। सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात यही है। इसी नदी क्षेत्र में जहां पर वर्षा वन पाए जाते हैं, ये जो वर्षा वन है ये अमेजन वर्षा वनों के बाद पाए जाने वाले सबसे बड़े वर्षा वन है। इस क्षेत्र में चूंकि भूमध्य रेखा यहां से गुजर रही है तो यहां पर प्रतिदिन बारिश होती है। प्रतिदिन बारिश होने के कारण इस नदी क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण यहां पर जल की प्रचुर मात्रा हमेशा बनी रहती है। सबसे ज्यादा शुद्ध जल बहाने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है। इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार थ्योरी के द्वारा पढ़ते हैं। कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी, यह आपको याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे विश्व की सबसे गहरी नदी। ऐसा माना जाता है कहीं कहीं इसकी गहराई 230 मीटर के आसपास तक है। यह बात भी आपको याद रखना है। कतंगा के पठार से निकलती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है। इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम बायोमा जलप्रपात है, जिसे स्टैनले जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और इस जलप्रपात की खासियत है कि जब पानी 60 मीटर से नीचे गिरता है ना तो वो 7 धाराओं में दिखाई देता है। 7 धाराओं में गिरता हुआ दिखाई देता है। ये इसकी खासियत है। स्टैनले जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कांगो या जायरे नदी पर है। और इसकी खासियत क्या है कि जब 60 मीटर ऊंचाई से जल नीचे गिरता है तो जल 7 धाराओं में दिखाई देता है गिरता हुआ। इसके बाद कांगो नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके अपवाह क्षेत्र में वर्षा वन पाए जाते हैं और कांगो नदी पर ईंगा बांध बना हुआ है। हम एक बार मैप बनाते हैं जिसमें हम सारी नदियां डिनोट करेंगे। आप भी मेरे साथ एक बार मैप बनाने की कोशिश करें। मैप बनाने से चीजें ज्योग्राफी में ज्यादा अच्छे से हमारे याद हो जाती हैं। थोड़ा बड़ा मैप बनाए, सही बने या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा बना बने ताकि नदियां उसमें अच्छे से क्लियर हो सके। हमें याद रखना है।
इसके मैप से ये होता है कि आप नदियों की एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रख पाते हैं और चीजें अच्छे से हमें याद हो पाती हैं। इस कारण से मैप, और तुम कोशिश करें कि आप खुद मैप बनाएं। सही नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, सही तो मेरे से ही नहीं बनता आज तक, लेकिन फिर भी मैप बनाने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं, इसलिए मैप बनाने की कोशिश किया करें। कुछ इस प्रकार का दिखता है अफ्रीका महाद्वीप। अब हमने सबसे पहले जो नदी पड़ी थी, उस नदी को हमने देखा था। यहां जो झील थी, मैं छोटी छोटी झीलें बनाऊंगा, उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये थी विक्टोरिया झील और ये थी ताना झील। यहां से एक नदी निकल रही थी जिसे बोल रहे थे ब्लू नील नदी, और यहां से निकल रही थी व्हाइट नील नदी, जो उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर मिल रही थी। और वहां से एक नदी का नाम बढ़ रहा था नील नदी, जो ऊपर भूमध्य सागर में जाकर मिल रही थी। यह है नील नदी, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी नदी हमने यहां से पढ़ी, ये थी फाउटा जालोन की, पठार था फाउटा जालोन का। यहां से निकली नाइजर नदी, जो बहते हुए मिन्नी की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। इस नदी का नाम है नाइजर नदी। ये नदियां हमने पिछली क्लासों में डिस्कस कर ली। आज हमने जो पढ़ा उसमें पढ़ी हमने कांगो नदी। कांगो नदी को हम दूसरे पेन से बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो यहां पर एक पठारी क्षेत्र है, मान लो ये छोटा सा मैंने पठार बना दिया, ये है कतंगा का पठार। यहां से गुजर रही है भूमध्य रेखा, ये मैं डॉट डॉट ड्रॉ बना रहा हूं, ये मान लो कि भूमध्य रेखा। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो या जायरे नदी, जो कि विश्व में अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका महाद्वीप की अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर इंगा बांध बना हुआ है। इस ही नदी पर बायोमा जलप्रपात स्थित है, जिसे स्टैनले जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। स्टैनले जलप्रपात की खासियत यह है कि इस पे जब जल नीचे गिरता है 60 मीटर की ऊंचाई से, तो 7 अलग अलग धाराओं में गिरता हुआ दिखाई देता है। यह हमें याद रखना है। कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है और विश्व की सबसे अधिक शुद्ध जल बहाने वाली नदी। शुद्ध जल बहाने वाली नदी कैसे है? हमें पता है कि सूर्य कर्क भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तो यहाँ का तापमान हमेशा उच्च बना रहता है और इस क्षेत्र में वर्षा भी हमेशा या प्रतिदिन होती है। जब यहाँ का तापमान उच्च होता है तो यहाँ पर संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है, और संवहनीय वर्षा के कारण जल डेली इस नदी को प्राप्त होता है, जिसके कारण जल की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। और जब जल की मात्रा प्रचुर पाई जाएगी, प्रतिदिन जल प्राप्त हो रहा है, तो सबसे ज्यादा शुद्ध जल भी इसी नदी में मिलेगा। इसलिए याद रखना, कांगो या जायरे नदी में विश्व का सबसे अधिक शुद्ध जल बहाने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें हमें याद रखनी। ये थी कांगो या जायरे नदी। इस मैप को हम ऐसे ही रखते हैं, इस मैप पर हम सारी नदियां बनाएंगे। 3 नदियां हमने देख ली, आप भी ऐसा मैप बना लें अपनी कॉपी में और उसमें नदियों को ऐसे डिनोट करें तो ज्यादा अच्छे से याद होगी। अब हम पढ़ते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो होती है ना, जाम्बेजी नदी का उद्गम भी कतंगा के पठार से होता है। मान लेते हैं कि ये कतंगा का पठार, यहां से जाम्बेजी नदी निकल रही। हमने देखा था कतंगा के पठार से एक नदी निकल कर गई जो इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाके मिल गई। दूसरी नदी निकलेगी कतंगा के पठार से, जाम्बेजी नदी, और वो ऐसे जाते हुए हिंद महासागर में अपना जल विसर्जित करेगी। अब जाम्बेजी नदी पर एक तो जलप्रपात हमें याद रखना है। इसके जलप्रपात जो इस पर बना हुआ है जाम्बिया में, वो है विक्टोरिया जलप्रपात। ये विक्टोरिया जलप्रपात का नाम हमें याद रखना है। इसके साथ साथ जाम्बेजी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम करीवा बांध है। ये आपको याद रखना है। 2 ही चीजें जाम्बेजी नदी में हमें याद रखनी है, कतंगा के पठार से निकलेगी और हिंद महासागर में अपना जल विसर्जित करेगी। इसके बाद यहां पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है और एक यहां पर ऐसे बांध बनाया हुआ है। इस बांध का नाम जो है वो करीवा बांध है। हमने देखा ये जो नील नदी ऊपर जा रही थी ऐसे निकल के, इस नील नदी पर जो बांध था उसका नाम असवान था। फिर यहां से फाउटा जालोन से नदी निकली थी नाइजर, इस पर जो बांध बना हुआ था, इस बांध का नाम कैंजी बांध था। कांगो या जायरे नदी जो निकली थी, इस पर जिस बांध का निर्माण हुआ उस बांध का नाम था इंगा। और अभी जो जाम्बिया नदी निकलती है, इस पर जो बांध है उसका नाम है करीबा। ये चारों नदियां हमने पढ़ ली हैं। चारों नदियों पर कौन से बांध बने हुए हैं वो बांध हमने देख लिए हैं, कौन से जलप्रपात बने हुए हैं वो हमने देख लिया। अब हम मैप पर इसको भी डिनोट कर देते हैं। मैप पर डिनोट करने के क्रम में हम इस एक ही जगह से निकल रही हैं तो इसको रेड पेन से बना देते हैं। यहां से निकलेगी जाम्बेजी नदी और ये ऐसे निकलकर हिंद महासागर में अपना जल विसर्जित कर देगी।
इस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक नदी है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी है। ये नीचे के भाग है, ऐसा है नीचे से अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर एक देश पड़ता है अफ्रीका, और यहां पर एक छोटा सा जगह पड़ती है लेसोता। इस लेसोता के उच्च भूमि से ऑरेंज नदी निकलेगी और अधिकांश दक्षिण अफ्रीका में बहते हुए ऐसे जाएगी और अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित कर देगी। ये जो लिम्पोपो नदी है, नहीं सॉरी, ऑरेंज नदी है, इस ऑरेंज नदी में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ये यूरेनियम के भंडार के लिए जानी जाती है। लेसोता के पठार या लेसोता उच्च भूमि से ये निकलती है, अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित करती है, और इस नदी का नाम ऑरेंज है, और इस नदी में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यह हमें याद रखना है। यह हमारी पांचवी नदी। इस नदी को हम ग्रीन पेन से बना देते हैं। यह लेसोता उच्च भूमि मिलेगी यहां पर। इस लेसोता उच्च भूमि से ये निकलेगी ऑरेंज नदी, और ऐसे बहते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर जल विसर्जित कर देगी। इस नदी का जो नाम है वो है ऑरेंज नदी। सॉरी एक बार मैप में कुछ गड़बड़ हो गई। एक बार मैप को ठीक कर लेते हैं। ये मैंने करेक्शन किया तो मैप भी यहां से डिलीट हो गया। ये मैप कुछ ऐसा है ना। अब हम देखते हैं ये जो पांचवी नदी है, इस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी, ठीक है। इसके बाद हम छठी नदी देखते हैं, ओकावोंगो नदी। ओकावोंगो नदी जो है वो यहां पर बहती है। यहां पर कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। इस क्षेत्र में यहां ओकावांगो नदी बहेगी, और ओकावांगे नदी के लिए एक शब्द सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उस शब्द का नाम आप याद रखना, कालाहारी का रतन कहते हैं इस नदी को, ओकावांगो नदी को। ओकावांगो जो नदी है इसे कालाहारी का रतन कहा जाता है। अब हमने पढ़ा है कि इस महाद्वीप से मकर रेखा भी गुजरती है। किन किन देशों से गुजरती है? नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर। हमने देखा है यहां पर एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर, उसकी स्थिति कुछ ऐसे है। जो हम पहले बनाना छोड़ दिया था हमने, लेकिन अब उसका नाम आया तो याद रखें। यहां पर एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर, जिससे मकर रेखा गुजर रही है। ये चीज, ये रेड डॉट मकर रेखा को डिनोट कर रहे हैं। इस मकर रेखा को दो बार एक नदी क्रॉस करती है। उस नदी का नाम है, ब्लू से बनाते हैं, यहां से एक नदी निकलेगी और ये नदी ऐसे निकलते हुए हिंद महासागर में अपना जल विसर्जित करेगी। इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ये 7 नदियां इस भाग में पाई जाती हैं, या अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, जो प्रमुख नदी है। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है और हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर में अपना जल विसर्जित करती है। ये बातें आपको याद रखनी। एक बार हम दोबारा इनकी रीडिंग मार लेते हैं। ये मैप आप एज इट इज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैं एवरग्रीन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। ठीक है, आप इसे खुद अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। ऐसे मैप बनाओगे तो इजीली याद रहेगा। खुद के द्वारा बनाई हुई चीजें हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। अब हम सबसे पहले कांगो नदी के बारे में पढ़ेंगे। कांगो जो नदी है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी और अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबाई अलग चीज है, अपवाद क्षेत्र अलग चीज है। लंबाई के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो नदी। और यदि पूछे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी तो अमेजन नदी। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, और पूछे कि दुनिया में अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो नदी। ये चीजें आपको याद रखनी। विश्व की सबसे गहरी नदी, ऐसा माना जाता है कि ये 230 मीटर तक गहरी है। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, कतंगा के पठार से निकलती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित करती है। ये बात भी आपको याद रखनी। कौन सा जलप्रपात है? बायोमा जलप्रपात है, जिसे स्टैनले जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और इस जलप्रपात की खासियत है कि जब 60 मीटर की ऊंचाई से जल नीचे गिरेगा ना, तो वो 7 अलग अलग धाराओं में बटा हुआ दिखाई देगा। मतलब अलग अलग तरीके से गिरता हुआ दिखाई देगा। एक धारा यहां गिरती हुई दिखाई देगी, एक यहां गिरती हुई दिखाई देगी। ऐसे 7 धाराओं में अलग अलग गिरता हुआ दिखाई देता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद
भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी। इधर से कतंगा के पठार से निकलेगी, ऊपर जाते हुए ऐसे नीचे आएगी और फिर वापस काटते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चली जाएगी। आपको याद रखो, जैसे ये भूमध्य रेखा गुजर रही है, यहां कतंगा का पठार है, यहां से ये नदी निकली है, अब ये इसके ऊपर जाएगी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तभी मिलेगी ना जब इसका भूमध्य रेखा को दोबारा काटेगी। तो ऐसे काटते हुए वापस दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चली जाती। अगर ये ऊपर ही कहीं मिलती, इस साइड में हम मान लें यहां मिल रही थी, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलती, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलती है, मतलब ये कर्क रेखा को दोबारा काटती, ये आपको सॉरी भूमध्य रेखा को दोबारा काटती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कांगो नदी पर इंगा बांध स्थित है। एक बार विषुवत रेखा पर जो देश हैं उनके नाम दोबारा सुन लो, ये याद रखने आपको, बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि व्यापक भौतिक विशेषताओं में ये भी आता है। साओ टोमे, गैबोन, गैबोन के बाद आएगा कांगो, और कांगो के बाद आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद युगांडा आएगा, युगांडा के बाद केन्या, और केन्या के बाद सोमालिया। इन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद बांध कौन सा है? बांध इस नदी पर इंगा बांध बना हुआ है। वर्षावन अब अपन ने पढ़े थे, अमेजन वर्षावन पढ़े अपन ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब हम पढ़ रहे हैं कांगो वर्षावन। यहां से हमने देखा था कतंगा के पठार से नदी निकली, कांगो या जायरे नदी। इस क्षेत्र में जो वन बनेंगे, इन वनों को कहा जाता है कांगो वर्षावन या कांगो बेसिन के वन। ये वन दुनिया में अमेजन वर्षा वनों के बाद सबसे बड़े वन क्षेत्र हैं। इस वन क्षेत्र में 8000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 8000 से अधिक पौधों की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से 1100 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, और एक विशेष प्रकार की ड्राइवर एंट भी यहां पाई जाती है, जो कि पृथ्वी पर 2 करोड़ के आसपास चलती है। 2 करोड़ ये ड्राइवर आंट एक साथ होती हैं और फिर ये पृथ्वी पर चलती हैं, इसलिए ये ड्राइवर आंट भी यहां पाई जाती है, जिसे मधुमक्खी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1100 ऐसी प्रजातियां हैं पौधों की जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती, वो सिर्फ आपको कांगो बेसिन में ही मिलेंगी, कांगो वर्षा वनों में ही मिलेंगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंगा बांध विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और स्टैनले जलप्रपात। अपने एग्जाम की दृष्टि से ये 3 फैक्ट ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्षा वन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। कांगो नदी पर इंगा बांध है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और इस पर बायोमा जलप्रपात, जिसे स्टैनले के नाम से जाना जाता है, जो 60 मीटर की ऊंचाई से जब जल गिरता है तो 7 बटी हुई धाराओं में दिखाई देता है, मतलब अलग अलग धाराओं के रूप में वो नीचे गिरता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कांगो नदी के बारे में। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। ये मैंने मैप पे आपको दिखा दिया, ये कांगो नदी यहां से यहां तक जा रही है। जाम्बेजी नदी पढ़ी हमने। जाम्बेजी नदी में हमने देखा कि कतंगा के पठार से निकलती है और हिंद महासागर में अपना जल विसर्जित करती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीवा बांध स्थित है। 2 ही चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, करीवा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात। इसमें बाकी कोई चीज अपने काम की नहीं है। विक्टोरिया जलप्रपात है और करीवा बांध इस पर बना हुआ है। देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप की 4थी सबसे लंबी नदी है। जो ये डिजिट क्रम मैंने बताया आपको, ये लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम है। सबसे ऊपर जो क्रम था वो था नील नदी का, फिर कांगो नदी आएगी, फिर नाइजर आएगी, अब जाम्बेजी नदी। 5वीं जो नदी है वो ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी लेसोता की उच्च भूमि से निकलती है। हमने लेसोता 2 जगह पढ़ा है। एक हमने पढ़ा है कि यहां से ड्रैगन्सबर्ग पर्वत का ऐसे विस्तार था, उस विस्तार में हमने देखा था ये साउथ अफ्रीका है, यहां पर लेसोता है और यहां स्वाजीलैंड है। इन क्षेत्रों में ड्रैगन्सबर्ग पर्वत का विस्तार था। अब हम दोबारा लेसोता का नाम पढ़ रहे हैं। वो है ऑरेंज नदी का उद्गम लेसोता के पठार से होता है या लेसोता उच्च भूमि से होता है। अधिकांश दक्षिण अफ्रीका में बहते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित करती है, और इस नदी में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, या यूरेनियम भंडार के लिए नदी जानी जाती है। यह हमें याद रखना है। इसके बाद ओकावोंगो नदी 6ठी सबसे लंबी नदी है। यह नदी कुबांगो नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी मध्य अंगोला से निकलती है। इस नदी को काला हरी का रतन कहते हैं, ये याद रखना है। हमने ये देश पढ़ा था जहां हमने बी का पठार देखा था, यहां से एक नदी निकलेगी, ये ऐसे बहती है, और ये नदी यहां पर काला हरी रतन के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे नदी को ओकावांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आती है लिम्पोपो नदी। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका से निकलकर यह नदी दक्षिणी हिंद महासागर में मिल जाती। हमने देखा था ऐसे गुजर रही है मकर रेखा, और यहां पर है दक्षिण अफ्रीका, यहां से निकलती है
यहां से निकलती है लिम्पोपो नदी, मान लिया। लिम्पोपो नदी ऐसे निकलने के बाद ऐसे ही तो दक्षिण अफ्रीका में उसमें आके मिलेगी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ऐसे आकर मिलती है, सॉरी दक्षिणी हिंद महासागर में आके मिलती है। ठीक है, ये लिम्पोपो नदी, ये आपको सारी याद रखनी है। सारी नदियां मैंने इस मैप पर आपको बनाकर दिखा दिया। सबसे पहली नदी नील नदी, विक्टोरिया और ताना झील से दो धाराएं निकलती हैं, ब्लू नील नदी, व्हाइट नील नदी, जो उत्तरी सूडान के खार्तूम में आकर मिलती है, वहां से इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। मिस्र में इस नदी पर नसीर झील और असवान बांध बना हुआ है। दूसरी नदी हमने पढ़ी नाइजर नदी, जो फाउटा जालोन के पठार से निकलती है और बिन्नी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। तीसरी नदी हमने पढ़ी कांगो या जायरे नदी। कांगो और जो जायरे नदी है वो कतंगा के पठार से निकलती है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। स्टैनले बायोमा जलप्रपात इस पर पाया जाता है, और स्टैनले जलप्रपात की खासियत है कि जल जब 60 मीटर, 7 नहीं 60 मीटर से जब नीचे गिरता है तो 7 अलग अलग धाराओं में बटा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हमने पढ़ा ऑरेंज नदी, लेसोता उच्च भूमि से निकलेगी, अफ्रीका में बहती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इस नदी में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, हमने पढ़ा ओकावांगो नदी, मध्य अंगोला से निकलेगी और काला हरी मरुस्थल में बहती हुई डेल्टा का निर्माण करेगी, और इसे काला हरी का रतन कहते हैं। फिर हमने पढ़ी लिम्पोपो नदी, दक्षिण अफ्रीका से निकली, दक्षिणी हिंद महासागर में जाके मिल गई, और यह मकर रेखा को दो बार काटेगी। ये नदियां हमने अब तक देखी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे झीलें। झीलों में सबसे पहले हम अफ्रीकन महान झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। अफ्रीकन जो महान झील है, इसमें 7 झीलें आती हैं। अफ्रीकन महान झील में 7 झीलें शामिल हैं। 7 झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं, उनके हम एक बार नाम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अफ्रीकन महान झील में कितनी झीलें आएंगी, तो इसमें 7 झीलें आती हैं। 7 झीलों में पहली झील है एडवर्ड झील, पहली अल्बर्ट झील, दूसरी है एडवर्ड झील, तीसरी है कीवू झील, चौथी है टंगनिका झील, पांचवी है मालावी झील, छठी है विक्टोरिया, और 7वीं है ताना। अब मैं आपको यहीं पर सारी चीजें बता देता हूं। एक महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी पाई जाती है। भ्रंश का निर्माण कैसे हुआ? अफ्रीकी प्लेट है नीचे, उस प्लेट में दरार आ गई, और दरार आने के कारण अफ्रीका महाद्वीप में इस भ्रंश का निर्माण हो गया, और यह भ्रंश जो है ये लगातार चौड़ा होता जा रहा है। इस भ्रंश घाटी में 5 झीलें शामिल है। भ्रंश घाटी में 5 झीलें शामिल है। उन झीलों में जो 5 झीलें हैं उनका नाम बता देता हूं मैं आपको, जिनको मैं ग्रीन बॉक्स में बंद कर रहा हूं। ये महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी में पाई जाने वाली झीलें हैं। ये झीलें महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित हैं। अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीबू झील, टंगनिका झील, मालावी झील। टंगनिका झील के बारे में एक तथ्य आपको याद रखना है, यह विश्व की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील टंगनिका है, यह बात आपको याद रखनी है। एक बार दोबारा सुन लो, मैप पर एक बार दोबारा देखेंगे, वहां सारी चीजों को फिर से डिनोट करेंगे, लेकिन एक बार आप देख लें। विश्व की सबसे लंबी झील टंगनिका झील है। अब आते हैं हम विक्टोरिया झील पे। विक्टोरिया झील के बारे में एक तथ्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विक्टोरिया जो झील है, इससे एक तो व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, दूसरा ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, इसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील थी, जो हमने उत्तरी अमेरिका में पढ़ी थी। ओवरऑल हम देखें कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है, लेकिन कैस्पियन सागर जो झील है वो खारे पानी की झील है, इसलिए मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। याद रखना, टंगनिका और विक्टोरिया में कंफ्यूज नहीं होना। टंगनिका विश्व की सबसे लंबी झील है, लंबाई से मेरा साइंस, ऐसे इसकी लंबाई विश्व में सबसे लंबी है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यह चीज आपको याद रखनी है। ताना झील के बारे में एक तथ्य हमने पढ़ा था कि जो ताना झील है, ताना झील से ब्लू नील नदी या ब्लू नाइल नील नदी का उद्गम होता है, और फिर ये दोनों जो नील नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील, खार्तून में मिल जाती हैं, और वहां से नील नदी का उद्गम हो जाता है। ये चीजें आपको मैंने नदियों में पढ़ा दी। अब हम एक बार इन अफ्रीकी भ्रंश घाटी को मैप पर दिखा देते हैं। ठीक है, मैप पर ही इन झीलों को बना लेते हैं, वहीं पर हम सारी झीलें बनाएंगे। एक मैप और बनाते हैं हम,
अफ्रीका महाद्वीप का। आप भी मेरे साथ साथ बनाएं। मैप बनाने से चीजें एकदम माइंड में सेट हो जाएंगी और आप फिर उनको कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। अगर आपने मैप से चीजें याद की हैं तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को कभी नहीं भूलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के द्वारा बनाया हुआ मैप। ऐसे नहीं कि आपको कोई मैप दिया गया और आपने उसी मैप को बना लिया, उस मैप से नहीं होगा। आप खुद मैप बनाने की कोशिश करें। इस प्रकार से है अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर इसका द्वीपीय देश है मेडागास्कर, उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है इस स्लाइड में, तो इसको मैं हटा देता हूं ताकि ये हमारे नाम लिखने के काम में आ जाइएगा। अब हमने पढ़ा महान अफ्रीकी भ्रंश। महान अफ्रीकी जो भ्रंश घाटी है या अफ्रीकी जो भ्रंश घाटी है वो काफी लंबी घाटी है। हम उसको अफ्रीका महाद्वीप में ही डिनोट कर देते हैं। सबसे पहले हम उसको रेड लाइन से डिनोट कर देते हैं। अफ्रीकी जो भ्रंश है उसका विस्तार कुछ ऐसे विस्तार। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर झीलों का नाम देखते हैं। सबसे पहले हमने नाम पढ़ा, मैंने वो नाम आपको क्रम से ही बताए। सबसे ऊपर जो झील थी इसका नाम था अल्बर्ट झील। उसके नीचे जो झील बन रही थी इसका नाम था एडवर्ड झील। इसके नीचे कीवू झील, इस साइड में है टंगनिका और यहां पर है मालावी झील। ये 5 झीलें आपने पढ़ी। सबसे पहली झील अल्बर्ट झील। ये महान अफ्रीकी भ्रंश या महान अफ्रीकन झीलों में शामिल झीलें हैं। और अफ्रीकी भ्रंश घाटी में जिस भ्रंश का निर्माण अफ्रीकी प्लेट में दरार आने के कारण हुआ है, उस दरार में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी? अल्बर्ट झील, अल्बर्ट झील के बाद एडवर्ड झील, एडवर्ड झील के बाद कीवू झील। इसी डिजिट में आप याद रखोगे तो इजीली याद भी हो जाएंगे। ये है टंगनिका झील और इस झील का नाम है मालावी। ये झीलें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 झीलें हमने और पढ़ी हैं जो महान अफ्रीकी झीलों में शामिल है। यहां पर एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया और यहां झील है उसका नाम है ताना। ये झील है ताना झील और इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। हमने कुछ प्रमुख बातें भी पढ़ी। विक्टोरिया झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से। मीठे पानी में सेकंड सबसे बड़ी झील इसे कहा जाता है। ये चीजें हमने विक्टोरिया झील के बारे में पढ़ी। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि यहां से व्हाइट नाइल नदी का उद्गम होता है। अब हम आते हैं टंगनिका झील। टंगनिका जो झील है ये विश्व की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील टंगनिका झील है। इन झीलों को आपको इसी तरह याद रखना है। आपको याद होनी चाहिए महान अफ्रीकी जो झील है या ग्रेट अफ्रीकन झील में 7 झीलें आएंगी। अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगनिका, मालावी। अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगनिका, मालावी, विक्टोरिया, ताना। आपको याद रखना है विक्टोरिया झील के बारे में, सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की, विश्व की थर्ड नंबर की झील है, मीठे पानी की सेकंड नंबर की झील है। क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो कि खारे पानी की झील है। यह आपको विक्टोरिया झील में याद रखना है। इसके साथ साथ यहां से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। फिर हमने पढ़ी ताना झील। ताना झील में हमने एक ही चीज पढ़ी, ब्लू नाइल नदी का उद्गम यहां से हो जाता है। इसके बाद टंगनिका झील के बारे में हमें एक चीज याद रखनी है, विश्व की सबसे लंबी झील है ये चीजें हमें याद रखनी। अब सवाल यहां से कैसा बन सकता है? सवाल यहां से बन सकता है कि निम्न में से कौन सी झील अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है? तो उसमें 5 झीलें तो मैंने आपको पढ़ाई हैं, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू 3, टंगनिका 4 और मालावी 5। 5 झीलें ही आपको याद रखनी है, यही अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित झीलें हैं। अगर इनके अलावा वो 3 ऑप्शन तो दे दे, जैसे दे दे अल्बर्ट दे दे, एडवर्ड दे दे, कीवू दे दे और उनके साथ अगर ताना झील दे देता है तो आपका ऑप्शन ताना झील हो जाएगा, क्योंकि वो अफ्रीकन भ्रंश घाटी में नहीं है, वो महान अफ्रीकन झीलों में शामिल है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर है? चीजें आराम से सुनिए। अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीवू झील, टंगनिका झील और मालावी झील, ये 5 झीलें आपने पढ़ी। ये 5 झीलें अफ्रीकन भ्रंश घाटी में स्थित है, बहती नहीं, स्थित है, ठीक है। फिर महान अफ्रीकन झीलों में 2 और झीलें शामिल हैं, जिनमें विक्टोरिया झील और ताना झील है। विक्टोरिया झील के सारे फैक्ट्स हमने देख लिए हैं। इसके बाद हमने 5 झील देख ली अफ्रीकी भ्रंश घाटी की। अब क्वेश्चन आया कि अफ्रीकी भ्रंश घाटी में निम्न में से कौन सी झील स्थित नहीं है? तो हमें याद होना चाहिए, ऑप्शन आए हमारे अल्बर्ट,
कीवू, टंगनिका, और साथ में आ गया ताना या विक्टोरिया। तो या चाड, कोई भी आ जाए नाम, तो उनको आपको याद रखना है कि भाई विक्टोरिया और ताना झील इसमें नहीं है, केवल 5 झीलें ही इसमें आएंगी, जिनको हमने सारे को देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अफ्रीकन महान झीलें, इसमें इसमें कुल 7 झीलें शामिल हैं, जो निम्न है: अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीवू झील, टंगनिका झील, मालावी झील, ताना झील और विक्टोरिया झील। मैंने आपको पीपीटी में उसी सीक्वेंस में दिया है जैसे मैंने आपको मैप पर समझाया है, क्योंकि इससे आप इजीली याद कर पाओगे और इसी वक्त इससे क्रम भी याद रहेगा। अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगनिका, मालावी, फिर ऊपर जाएंगे हम विक्टोरिया, विक्टोरिया के ऊपर जाएंगे ताना। ऐसे ऐसे एक राउंड सा ऐसे बना लेंगे अपन, तो वो इजीली याद हो जाएंगे। इन झीलों में 5 झीलें मान भ्रंश घाटी में स्थित है। मान भ्रंश घाटी का निर्माण अफ्रीकी प्लेट के भ्रंश के द्वारा, भ्रंश से मतलब दरार आ गई, जैसे ये अफ्रीकन प्लेट थी, इसमें यहां पर दरार आ गई। जब दरार आ गई तो यहां एक घाटी का निर्माण हो गया। इस घाटी को अफ्रीकन भ्रंश घाटी कहते हैं। और ये घाटी लगातार चौड़ी होती जा रही है, मतलब पहले ये इतनी थी, लेकिन अब इसकी साइज बढ़कर इतनी होती जा रही है, मतलब ये बड़ी होती जा रही है। ये आपको याद रखना है। और इस अफ्रीकी भ्रंश घाटी में 5 झीलें स्थित हैं, जिनमें अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीवू झील, टंगनिका झील। टंगनिका झील के बारे में, विश्व की सबसे लंबी झील, याद रखना, विश्व की सबसे लंबी झील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नहीं है, विश्व की सबसे लंबी झील है। और मालावी झील स्थित है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, जिसका विस्तार केन्या, तंजानिया, युगांडा में, 3 देशों में इसका विस्तार है। इसको याद करने की ट्रिक KTU है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अब चीजें याद हुई कि मीठे पानी की बात करें तो यह विश्व की 2nd सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो विश्व की 3rd सबसे बड़ी झील, क्योंकि 1 नंबर की जो झील है कैस्पियन सागर, वो खारे पानी की झील है, लेकिन वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है, इस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। ताना झील, इस झील से ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। अब प्रमुख झीलें तो यही हैं, ये 7 झीलें अगर आपको याद है तो आपका मोटा मोटा काम हो गया, लेकिन फिर भी 2-4 झीलें और हैं, उनको भी हम क्यों छोड़ें, वो याद रखनी है। अस्सल झील, यह एक लवणीय झील है जिसमें अफ्रीका का निम्नतम बिंदु स्थित है। ठीक है, ये पाई किस तरफ जाती है, ये मैप पर जब हम देखेंगे तो ये इस साइड में पाई जाएगी। यहां इसकी लोकेशन है, ताना झील जहां पाई जा रही है, इसके पास ही इस झील की लोकेशन है और इसे अस्सल झील के नाम से जाना जाता है। ये अस्सल झील है। इसके बाद हम चलते हैं अन्य झीलें। चाड झीलें, नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून में इसका विस्तार है। मेरू झील जाम्बिया और कांगो में है और क्योगा झील युगांडा में स्थित है। अब हमने इतनी झीलें बना ली कि सब झीलों को वहां नहीं बना सकते मैप पर, लेकिन ये चीज दोनों झीलें आपको याद रखनी है, क्योंकि वहां पर हमने अभी बनाया है ना अफ्रीकी भ्रंश और ऐसे बना रखा है, तो वहां इन झीलों का नाम नहीं लिख पाएंगे, फिर भी कोशिश करते हैं। चाड झील देखते हैं सबसे पहले। तो चाड झील मैप में यहां आएगी इसकी लोकेशन, चाड झील की लोकेशन इस साइड में पड़ेगी। नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून वाले देश यहां पड़ते हैं, जिनमें सहारा मरुस्थल का विस्तार है। ये जो झील है इसका नाम है चाड झील। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा मेरू झील और क्योगा झील। मेरू झील जाम्बिया और कांगो में, तो इस वाले क्षेत्र में पड़ेगी मेरू झील। यहां पर इस झील का नाम है मेरू झील। ठीक है, और यहीं पर एक वो झील पड़ेगी क्योगा, यहां युगांडा पड़ेगा, जहां से भूमध्य रेखा गुजरेगी। इस क्षेत्र में इस झील का नाम है क्योगा, ये क्योगा झील। ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम अफ्रीका महाद्वीप के जलवायु, कृषि, औद्योगिक प्रदेश, इन 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।